यस, अपने को आज ये चैप्टर खत्म करना है ना, और नया चैप्टर स्टार्ट होएगा। हम्म, अपने को अब लास्ट पार्ट है इसका, ध्यान से उसको देखना है। और आई थिंक कल जाते जाते मैं एक चीज बोल गया था आप लोगों से, है ना, कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कि भाई कहां कहां पर किस तरह से ये काम में आते हैं। तो अब अपने को यहाँ पर दो बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जब भी कोई दो सॉल्ट मिलेंगे तो मिलकर क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसमें एक सीएमए हो सकता है और एक कैटायन हो सकता है। कैटायन हमेशा कौन होगा, जिसकी ईएन कम हो, ठीक है, या फिर जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो। दोनों में से उस तरह से हम कैटायन सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए अपने पास, हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। KCN है और साथ में कौन है उसके साथ, CuSO4, ऐसे दे दिया हमको कि बताओ इससे क्या बन सकता है। ठीक है, अब हमें याद है कि कॉपर जो है उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +1 और +2 होती है। अब बताओ किस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, +1 को, क्योंकि थियोरिटिकली वहां D10 आता है। थियोरिटिकली यहाँ पे क्या आ जाता है, D10, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन आप सबको याद ही है, S1D10। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन जाने पर थियोरिटिकली ये मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। और कई जगह हमें ये +2 भी दिखता है जहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन है D9। बताओ विच वन इज मोस्ट स्टेबल, देखने पे कौन लग रहा है, पर ये भी दिखता ही है आपको, यहाँ चल ही रहा है यहाँ, है ना। इसका मतलब हर जगह इसका +2 नहीं मिलता, कुछ जगहों पर क्या भी मिलेगा, +1। तो दो तीन चीजें हम कॉपर के बारे में समझ लेते हैं। ये जो स्टेट है, यहां पर इसको अपना एक और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, यानी कि +1 से +2 आने के लिए क्या तोड़ना पड़ रहा है। अब बताओ D10 को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय वाटर। इसीलिए जब ये +2 बनाता है तो जनरली कहाँ पे बनाता है, एक्वस में, क्योंकि एक्वस इसको क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी। और यही हाइड्रेशन एनर्जी इसको वो रिक्वायर्ड एनर्जी देती है आईपी की, ताकि ये +1 से किस में कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, तो आप जब भी +2 देखोगे तो साथ में AQ लिखा हुआ होगा, पहली बात तो, है ना। अब किसके साथ +1 में ही रहेगा, ये भी फिक्स कर लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हाँ सर इसके साथ तो ये +2 में जा ही नहीं सकता। तो ये जो साइनाइड होता है CN, आपको याद है इसके ऊपर माइनस साइन होता है, ये साइनाइड और एक आयोडाइड, ये दोनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये दोनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का काम बोलो क्या है, दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, है ना। तो ये क्या करते हैं, कॉपर को अगर +2 में है तो इंस्टेंटली किस में कन्वर्ट करेंगे, +1। किस में कन्वर्ट कर लाएंगे बेटा, +1 में। इसीलिए जब भी आपको कॉपर इनके साथ दिखाई दे, इन दोनों में से किसी के, ये पी ब्लॉक में भी बहुत काम आएगा, जब भी इन दोनों के साथ दिखाई दे उसे किस में कन्वर्ट कर लेना है, प्लस। समझ गए मेरी बात। अब दूसरी बात एक और देख लेते हैं। ये यहाँ पर ये CN- है, ये एक तरह का, ये क्या चीज है, हेलाइड। तो ये बन जाता है सूडो हेलाइड। एक कैटेगरी आएगी अपने पास पी ब्लॉक में, जिसमें हम बोलेंगे कि सम एनायंस एक्ट एज सूडो हेलाइड। अब सूडो हेलाइड की डेफिनेशन ये है कि दो एटम होने चाहिए मिनिमम, दो से ज्यादा हो सकते हैं पर मिनिमम कितने चाहिए, दो, और एक नाइट्रोजन उसमें मस्ट है।
उसमें क्या होना जरूरी है, नाइट्रोजन होना मस्ट है, तभी उसको क्या बोलेंगे, सूडो। एक काम करो, पी ब्लॉक खोलिए, आपको मैं वो कैटेगरी अपन देख ही लेते हैं, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। पी ब्लॉक में आप सब लोग जो है, जहां पर अपना एक्सरसाइज 1 के आसपास स्टार्ट हो रहा है वहां आ जाइए, या मैं ऐसे बोलूं पेज नंबर आप जो है 50, एग्जैक्ट 50 पे आओ, 50। वहां आपको एक टॉपिक दिख जाएगा, सूडो हेलोजेंस एंड सूडो हेलाइट। अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो आप। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें दो या दो से ज्यादा एटम हो, और उसमें से एक किसका होना जरूरी है, नाइट्रोजन का, तो वो किसका काम करने लगते हैं, हेलोजेंस का, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, सूडो हेलाइट्स। तो ये मेरे पास एक क्या है बेटा, सूडो हेलाइट। अब जब ये सूडो हेलाइट है तो इनका काम किस तरह का हो जाएगा, रिड्यूसिंग, यानी कि सारे हेलोजेंस ही क्या होते होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप मुझे बताइए इनमें से आप खुद ही समझना और कोई ऐसा मेथड सेलेक्ट करना जिससे आपको समझ में आ जाए कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, अपने आप को, बता कोई ऐसा है जो फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर दे, क्यों नहीं करेगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वही है, कोई ऐसा होगा जो इसका नेगेटिव चार्ज खींच ले, तो उस, अगर कोई होता तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब मेरे पास रिड्यूसिंग नेचर का ट्रेंड ये आना चाहिए, समझ रहे हो ना क्यों आना चाहिए, क्योंकि सर फ्लोरीन एक बार फ्लोराइड बन गया तो कोई भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जो उसको वापस से ऑक्सीडाइज कर दे, क्योंकि उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है, F-। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं स्ट्रॉन्ग वाला, अपने ग्रुप में सबसे हाईएस्ट है, और ऐसा ही काम कौन भी करता है, CN में। तो ये दोनों क्या कंसीडर किए जाते हैं, रिड्यूसिंग। और ये क्या इनकी दुश्मनी किससे हो रखी है बेटा, कॉपर से। उनको ये पसंद ही नहीं आता कि कॉपर +2 में रहे, क्योंकि उनको लगता है थियोरेटिकली तुम्हारी स्टेबिलिटी किस में होनी चाहिए, D10 में, इसलिए बार बार इसको किस में कन्वर्ट करते हैं। और आप याद रखिएगा, अगर कोई आयोडाइड के साथ हुआ तो आयोडाइड उसको कभी भी स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किस नेचर का है, रिड्यूसिंग, वो इंस्टेंट उसका क्या करेगा, रिडक्शन। अब हमारे पास यहां से स्टार्ट हुई थी बात, है ना। अब देख के बताओ, यहाँ पे एक आयन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ भी तो ऐसा ही है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अब के किसके साथ जाना पसंद करेगा, SO4 के। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट तो क्या बन गया, K2SO। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको थोड़ा बैलेंस कर लूं, है ना। अब क्या बनेगा, CuCN2। अब बताओ कॉपर किस में आ गया, स्टेबल होगा क्या, टूटेगा, और टूट के किस में कन्वर्ट होगा, CuCN। अब कौन सी स्टेट आ गई, आ गए यहां तक। अब हमने इसमें कल एक और बात पढ़ी थी कि दोनों में से एक सॉल्ट किस में रहेगा, एक्सिस में। हमने एक्सिस में क्या ले रखा है, KCN। यानी कि अब इन दोनों को मिलाकर मुझे क्या बनाना है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बताओ कितने मेटल हैं, उनमें से CMA कौन बन सकता है, कॉपर। तो कॉपर चला गया सेंटर में। बताओ लिगेंड बनने वाली कैपेसिटी किस पे, एक ही तो है, CN। CN इसका क्या बन गया, लिगेंड बन गया। अब मुझे इसको इस तरह से अरेंज करना है ताकि मेरे पास एक लिगेंड आ जाए। बताओ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखूं, +1। +1 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे पोटेशियम कितना है, K3, और ये हो गया 4। तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनकर आ गया, K3CuCN4। बना कि नहीं बना, वापस से देखो शुरुआत से। हमने दो सॉल्ट लिए, दोनों सॉल्ट में जैसे 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट, वैसा हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कॉपर +2 में स्टेबल नहीं है,
वो जानबूझ के देखा, अपन सीधे यहाँ भी आ सकते थे बिना बैलेंस की। हमने इसलिए बनाया ताकि हमें समझ में आए कि मुझे कौन से रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में स्टडी करना था, आयोडाइड और साइनाइड। क्योंकि जब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे और पी ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो हमें पता लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर किसका है, आयोडीन का, इसीलिए वो इंस्टेंटली उसको +2 से किस में ले जाएगा। और आपको मालूम भी है जब एक हायर में हो तो लोअर में जाने को तैयार बैठा होता है, तो दूसरा बस उसको क्या करने वाला चाहिए, कन्वर्ट करने वाला चाहिए। तो एक जगह मुझे रिड्यूसिंग एजेंट मिल रहा है, अपन ने रिडॉक्स में यही तो पढ़ते हैं कि अगर दोनों में से किसी एक की स्टेट कम ज्यादा हो सकती हो तो वो उसी अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता होगा। तो यहाँ पे यही तो हुआ कि कॉपर +2 से किस में चला गया, +1 में, तो आयोडाइड माइनस से किस में चला गया, 0 में, या साइनाइड माइनस से किस में चले गए, 0 में। तो इस तरह से, और पर अपने को तो यहाँ दिख ही रहा है कि ये +1 है और ये -1 है, बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। तो भाई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मुझे ये फिक्स करना है कि कॉपर को किस स्टेट में ले जाऊं, साइनाइड है तो किस में नहीं ला सकता, +2 में ला नहीं सकता था, इसलिए किस में ले गया बेटा, अब +1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, अगर साइनाइड 4 है तो ऑटोमेटिकली कॉपर बाहर वाले उसको क्या करूंगा, 3 करूंगा, तभी तो वापस कितनी आएगी, +1। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो पेज नंबर 138 पर, ऐसे ही बना हुआ होगा। आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या प्रोडक्ट बनाना है। अच्छा, इतनी सबकी जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको बोला कि कॉपर की अदर देन वाटर कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +1, उसमें एक ही प्रोडक्ट होगा +1, है ना। इसीलिए अपन ने क्या बना लिया, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लिया। सेम आप ऐसी रिएक्शन, अब इतनी बड़ी रिएक्शन कहाँ दी हुई है, समझ में आई नहीं आई बताइए, रिएक्शन पेज नंबर 126 पे आ जाइए, एप्लीकेशंस ऑफ, उसमें दिख रही होगी आपको कहीं, देखो पेज 126 पे, 126 पे ऊपर से सेकंड वाली रिएक्शंस को देख, है ना, इसी तरह की रिएक्शंस होंगी, मतलब सॉरी ये वाली जी, जी वाला रिएक्शन, है ना। और उसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि केसीएन किस में दिया हुआ है, एक्सिस में। और नहीं भी दिया होगा तो हमें तो बनाना ही क्या पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही बनाना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नॉर्मल सॉल्ट बनाने वाले मेथड थोड़ने, हमारे सिलेबस में तो क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो मुझे अल्टीमेटली बनाना क्या पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे बेटा, तो डी ब्लॉक के साथ कोई सीएमए हुआ तो इंस्टेंटली क्या बनाने की कोशिश करेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करें। तो पहली रिएक्शन लिख लो, अब यहां तो मैंने केसीएन ले लिया, हो सकता है किसी जगह क्या आ जाए, के आई आ जाए, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। अगर केसीएन की जगह कौन आ गया, के आई, तो भाई बात तो वही आई, ये देखिए केसीएन, और मैंने ऑब्लिक लगा के क्या ले रखा है, तो यहाँ पर केसीआई भी तो, के आई भी तो हो सकता था, सब कुछ वैसे ही घूमेगा। बस यहाँ पर बीच में सी यू सी एन होल ट्वाइस की जगह क्या बनेगा, CuI2 बन जाएगा। और ये कैसा प्रोडक्ट है बेटा, अनस्टेबल, इसीलिए ये इंस्टेंटली ब्रेक डाउन होके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CuCN, और फिर वही किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, KCN के साथ। और KCN हमने किस में ले रखा था, एक्सिस में, तभी तो और लिगेंड आएंगे, जब लिगेंड आएंगे तभी तो साइनाइड का नंबर क्या जाएगा, 4 आएगा भाई, है ना? हमने तो पढ़ाई है ना कि मिनिमम हम क्या रख लेते हैं, 4 तो रख ही लेते हैं, और अगर +1 +2 कुछ भी हुआ तो 4 तो बनाना ही पड़ता है। सीएमए डी ब्लॉक से, सीएमए कहां से आएगा, क्यों आएगा बताओ, सीएमए के पास क्या होना जरूरी है, वेकेंट ऑर्बिटल,
और वेकेंट ऑर्बिटल ज्यादातर किसके पास मिलेंगे? तभी तो डी ब्लॉक में हम प्रीवियस डी भी यूज करते हैं और आउटर डी भी यूज करते हैं, तभी तो कई हाइब्रिडाइजेशन आईओसी बनते हैं और कई ओओसी। तो वो ज्यादातर फीचर किसका ही है? डी का ही। मतलब कभी भी सिलेक्शन करना होगा तो प्रेफरेंस किसको देंगे? डी को। कैसे डिसाइड करेंगे लिगेंड का नंबर? जैसा ऑप्शन आ रखा होगा। किससे डिसाइड करेंगे सर? जैसा ऑप्शन आया हुआ होगा। अब जैसे यहाँ देखो एक्सरसाइज इस वाले क्वेश्चन में आपके पास और क्या ऑप्शंस थे उन्हें देख लेते हैं एक बार, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वाला बन सकता था क्या? CuCN होल ट्वाइस। क्यों नहीं बनेगा सर? कॉपर की +2 तो इसके साथ बन ही नहीं सकती। सेकंड बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन बैलेंस करके लिखूंगा तो CuCN होल ट्वाइस ही बन सकता था। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में से एक डिसाइड करना है। थर्ड और फोर्थ में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सर फोर्थ में वापस से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? तो बचा कौन मेरे पास? थर्ड बच गया। और जब मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है मेरा ऑप्शन 1 और 2 तो हो ही नहीं सकता था। तो मेरे ऑप्शन कौन से बचे? थर्ड और फोर्थ। और थर्ड और फोर्थ में हमने बात ही कर ही ली कि साइनाइड कहां पर है, उसके साथ है एज ए लिगेंड, वो उसको टिकने ही नहीं देगा +2 में, उसको किस में रिड्यूस कर लाएगा? +1। ये याद रखना है, डी ब्लॉक में भी काम आएगी वाली बात, कॉपर वाली बात है ना, कि कॉपर की +2 किसके साथ स्टेबल होती है? वाटर के साथ। क्यों? वाटर क्या करता है उसके लिए? हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, और वही हाइड्रेशन एनर्जी उसमें किस में हेल्प करती है? उसको +1 से +2 में जाने। ऐसे जैसे आपने देखा ना ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना कैसा होता है? एक्सो प्रोसेस। पर जैसे ही दूसरा जाता है एंडो हो जाता है। अब फिर भी हम बोलते हैं कि सर ये एंडो हो गया, फिर भी कैसे बन गया? तो याद करो वहां कौन मदद करता है? लैटिस। वहां पर वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर देता है? लैटिस। हमने बोला था सब कुछ एंडो हो सकता है, पर अगर लैटिस बना तो किसकी वजह से बना होगा? लैटिस एनर्जी। इसलिए ठीक वैसा ही हर जगह हमें कोई ना कोई इसकी मदद करते हुए मिला है। तो यहाँ इसकी मदद करते हुए कौन मिल रहा है? वाटर। क्या एक ब्राउन रिंग के बारे में पढ़ा हुआ है अपन ने? चलो देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ब्राउन रिंग बनाते हैं। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो बनता है ना, वो एक्चुअल में किसका टेस्ट होता है? नाइट्रेट का। वो ये पताने लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे सॉल्ट में नाइट्रेट एज ए एनायन है या नहीं। याद करिए 12th में, अब या 11 12th में प्रैक्टिकल्स आते थे 3। एक होता था टाइट्रेशन, ब्यूरेट, प्रिपेट, है ना, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ देखते थे हम। पिपेट में सक करके एक छोटे से कॉनिकल फ्लास्क में उसको ऐड करते थे, फिर कलर आता था एकदम से पिंकिश, है ना, बस समझ जाते थे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गए। वो क्या होता था? इंडिकेटर। तो एक तो टेस्ट वो होता था, वो तो होता था टाइट्रेशन। फिर सेकंड आता था रेडिकल टेस्ट, है ना, और तीसरा आता था सॉल्ट एनालिसिस। ऐसे 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ करता था। तो जो सॉल्ट एनालिसिस है उसमें आपको याद है व्हाइट कलर का पाउडर मिलता था। अब उस पाउडर से हम टेस्ट लगाते थे कि भाई इसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, कौन सा एनायन प्रेजेंट है ना। तो आप याद करो वेरियस रिएजेंट्स लेकर परफॉर्म करते थे। फाइनली जब हमारे पास एक टेस्ट आता था तो फिर हम उसका कंफर्मेटरी टेस्ट लगा लेते, है ना। अब हो सकता है कि आप लोगों ने इतना प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया हो, कोई इश्यू नहीं है, पर हमें ये बातें उस समय बताई जाती थी, है ना, कि पहले एक प्राइमरी टेस्ट लगाओ, उससे ये पक्का होता था कि इसके आने की पॉसिबिलिटी है। फिर उसका कौन सा टेस्ट लगाते थे? कंफर्मेटरी। और फिर हम उसके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिख लेते। तो ऐसे ही मुझे किसका टेस्ट लगाना है? नाइट्रेट। तो मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में
वो पाउडर जो मिला था उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाकर यहाँ पे क्या ले लिया, नाइट्रेट। ठीक है, अब आपको याद है ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या है, FeH2O होल 5NO और सल्फेट। इसमें एक खास बात होती थी कि ये जो NO है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1। तभी तो हमने बोला था जब भी आयरन के साथ होगा किसमें बनाना है, प्लस। और ये खुद भी +1 में आ गया, है ना, जबकि आयरन की +1 बहुत ही कम होती है, यानी कि हाईली अनस्टेबल होगा। अब इसमें नाइट्रेट आ गया, हमारे पाउडर में है, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, आयरन का कोई भी सॉल्ट +2 में, सपोज FeSO4 ही ऐड कर दिया, और साइड से टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल साइड से एसिड गिराया जाता था, बहुत ही धीरे धीरे क्या गिराया जाता था, एसिड। तो यहां पर एक रिंग बन जाती थी, दिस इज नोन एज ब्राउन रिंग। बन गई रिंग, हमारा टेस्ट आ गया, किस चीज का कंफर्मेटरी टेस्ट आ गया कि भाई ये जो है इसमें क्या मौजूद है, नाइट्रेट। पर अगर आपने इसको थोड़ा सा भी शेक कर दिया, ये रिंग डिसअपीयर, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है ना। तो आपने क्या क्या देख लिया, Fe+2 का कोई सॉल्ट लिया, साथ में क्या लिया, नाइट्रेट, वही तो टेस्ट था आपका, है ना, और क्या मिलाया, एसिड। अब देखो ये एक तरह की रेडॉक्स है, आयरन जो है और इसमें से NO बनेगा, ये वाला। तो बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, सर ये +5 से +2 आ गया, तो इट अंडरगोज रिडक्शन। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, और ये Fe ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, Fe+3। तो एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का रिडक्शन हो गया। अब ये रिएक्शन आगे क्या करेगी, प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पे वाटर भी बनेगा, क्या बन जाएगा बच्चे, वाटर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, अब इसमें सल्फेट भी था ना, FeSO4 है ये, है ना, सपोज ये क्या है, FeSO4। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये क्या बना हुआ है, FeSO4 ही है पूरा। अब हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक। अब जैसे जैसे NO के साथ रिएक्शन होते जाएगी, वैसे वैसे आप मुझे को बताओ, ये वाला पार्ट हटा दो ना, दोनों में से कौन स्ट्रांग है, वाटर की NO, NO स्ट्रांग है ना, हम पढ़ रखे हैं नाइट्रोजन डोनर्स आर स्ट्रांग। तो ये एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जैसे ही रिप्लेस करेगा हमारे पास आ गया H2O होल 5NOSO4, किसका फॉर्मेशन हो गया, ब्राउन रिंग का। तो इस तरह से क्या बनती है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। किसका टेस्ट है ये, नाइट। कुछ और याद हो ना हो बस ये याद रख लेना, इसका फॉर्मूला ये है। वो तो उसमें दे रखा, मैंने पूरा डिटेल में जानबूझ के आपको बताया कि भाई ठीक है हमें थोड़ा बहुत याद तो होना ही चाहिए। तो हमने किसका टेस्ट लगाया था, नाइट्रेट का। फाइनली बना क्या, ब्राउन रिंग। और इस ब्राउन रिंग को हमें क्या नहीं करना है, ना तो गर्म करना है ना शेक करना है, क्योंकि आपने इसको हीट किया तब भी ये रिंग डिसॉल्व हो जाएगी, और आपने इसको हिलाया तब भी ये रिंग डिसॉल्व। अच्छा, ये क्यों लिखा है, इसका एक खास रीजन है, इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। सब लोग आओ पेज नंबर 134 पर। क्वेश्चन नंबर 48, ये करिए आप। क्वेश्चन नंबर 48, ये वाला पार्ट हटा दूं ना सारा, ये इसी पर बेस्ड है बेटा, ब्राउन रिंग पर। क्वेश्चन नंबर 48 ब्राउन रिंग में पूछ रहा है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताओ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +1। क्यों आ रही है +1, क्योंकि NO पॉजिटिव होता है। NO और कहीं पर भी पॉजिटिव नहीं मानना है, सिर्फ किसके साथ, आयरन के साथ। एक ही केस है अपने पास। और दूसरा NO2 को क्या मानेंगे, NO2 को हमेशा माइनस ही मानना है, समझ गए आप।
आपके पास पेज नंबर 103 पर लिस्ट है कैटायंस की, उसमें NO2 भी है ना। तो मैंने आपको लिस्ट में से बोला था उस दिन भी जब पहली बार हम पढ़ रहे थे कि NO2 को कुछ और नहीं मानना है, NO2 को सिर्फ और सिर्फ क्या मानना है, माइनस। क्योंकि वो किसमें काउंट किया था मैंने अलग से, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, याद है आपको, है ना। तो आपको कैटायनिक वाली लिस्ट में से सिर्फ किसके बारे में ध्यान रखना है, NO। ओ भी कब, देखो हम थोड़ा ना डिसाइड कर रहे हैं बेटा, हमें क्या पता कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, वहां देखकर भी समझ में नहीं आता। पर इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको हिंट क्या याद रखना है कि अगर NO हुआ किसके साथ, तभी क्या रहेगा प्लस, बाकी सब जगह न्यूट्रल। और उस लिस्ट में से और किसी को कंसीडर कभी करना ही नहीं है, ठीक है। अब उसके नीचे वाली लिस्ट देखो। अब एक क्वेश्चन एक बच्चा 10 दिन से पूछ रहा है, सल्फेट ये मोनोडेंटेड है या फिर ये बाइडेंटेड। मोनो, अरे किसी के पास 10 डोनर साइट हो पर वो बॉन्ड एक से ही बनाता है, वही उसकी क्या होगी, डेंटिसिटी। उसको अपन कैसे डिसाइड करेंगे, हम थोड़ा डिसाइड कर रहे हैं, हमने लिस्ट में पहले ही बना लिया कि ये क्या है, मोनो। इसलिए भाई हमें अपनी तरफ से कोई भी साइंस कोई भी केमिस्ट्री नहीं बनानी है, बिकॉज वी कैन नॉट डिसाइड दिस, है ना। वो डेंटिसिटी वगैरह उसमें चल रही है। अगर कहीं ऐसा कोई एग्जांपल आ भी गया तो भाई नॉर्मली अपने पास ऐसी कोई बात आ ही नहीं रही जिसमें हम डिसाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें से इंपॉर्टेंट मैंने फर्स्ट डे मार्क कराए थे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा तो हम क्यों इतने सारे लिगेंड्स को याद करते रहेंगे। ठीक है, न्यूट्रल में कितने बताए थे, 4। बताओ कौन कौन से 4 बताए थे, CO, NH3, एक्वा और ये NO, ठीक है। और उसमें कितने बताए थे पॉजिटिव में, सिर्फ एक NO। नेगेटिव में क्या क्या बताया था, हेलोजेंस, OH माइनस, ठीक है, और CN माइनस, SO4 माइनस। और CN माइनस फिर किस में काउंट कर लिया था, एम्बीडेंटेट्स में, वहां पे 3 बताए थे। बस इसके अलावा और कोई मोनोडेंटेट से हमारा काम है ही नहीं, ठीक। अब आगे आइए, इस वाले केस को ध्यान से देखो, आयरन के पास क्या चल रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 3D6 4s2 में से एक कम, तो क्या हो गया 4s1। अब हमारे सामने सिचुएशन ये आ गई है कि इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ही रहते हैं तो, और एक इलेक्ट्रॉन किस में, S में, P खाली है और क्या भी खाली है, D। अब मुझे डिसाइड करना है इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ यहाँ पे किन लिगेंड्स के नंबर ज्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग के या वीक के, तो किसकी चलेगी, यानी कि पेयरिंग नहीं, यानी कि ये भी अंदर ये सब पेयर नहीं होंगे। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है बेटा आपका, 4s में। अब इलेक्ट्रॉन अगर 4s में, तो बिना s के हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखे, बिना s के हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिख सकता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहीं। क्या ये वो वाली कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते थे, इसमें कैसा लिगेंड है, वीक, इसीलिए किधर की तरफ जाएगा, पीछे ही जा सकता है, आगे नहीं भेजा जा सकता। क्योंकि आपको याद है आगे वाले डी यूज करने के लिए हमें हमेशा या तो जिसकी EN ज्यादा हो उसका यूज करना होता है, या फिर जिसमें स्ट्रेंथ देखी जाए। तो भाई स्ट्रेंथ कैसे देखो, मेरे पास तो किसके नंबर ज्यादा है, WFL मोर इन नंबर देन SFL, इसीलिए मैं इसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं पीछे भेज दूं। अब जैसे ही मैं इसको पीछे भेजूंगा, मेरे पास यहाँ देखिए पहले कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 1 2 3 4 5, अब कितने रह जाएंगे, इसलिए यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा, 3 आए। आगे क्यों नहीं कर सकते ट्रांसफर, वो केस क्लियर है, D7 हो और D9 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, क्या इनमें से कोई है क्या, ये तो D6 है, तो इसमें कैसे लगाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बस पीछे की तरफ क्या कर दिया गया है, शिफ्ट कर दी। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओगे उसमें, 3।
समझ गए? तो देखो ब्राउन रिंग के बारे में कितनी सारी बातें हो गई। ब्राउन रिंग, इसमें आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1। सेकंड, इसमें एनो हमेशा कैसा लिगेंड रहेगा? कैटायनिक। ये किसका टेस्ट है? और फोर्थ बात कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, है ना। और पांचवी बात कि हम इस रिंग को हिला नहीं सकते ना हीट कर सकते हैं, दोनों ही केस में ये क्या होगी? डिसॉल्व हो। हाँ? बात तो वही हुई। हाँ हाँ, बात वही है। T2G और इजी में भरना है ना, भर लो ना, कोई फर्क क्या पड़ेगा अपने को। T2G इजी में भरोगे तब भी वीक लिगेंड है ना, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? T2G में। फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इजी में। फिर नीचे वाला इलेक्ट्रॉन फिर वापस से कहाँ आएगा? नीचे आएगा। वही तो है। ये T2G मान लो शुरू के 3, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इजी हो। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, आप क्या यूज कर सकते हो? CFT यूज करिए। डन। बिल्कुल गलत आता। इसीलिए ये एक अकेला केस है बेटा जिसमें आयरन किस में दिखाई देता है? +1। नहीं तो आयरन तो हमेशा या तो +2 जाएगा, +3 जाएगा, +4 भी जाता है, पर +1 में तो नहीं आएगा। ब्राउन रिंग टेस्ट समझ गए? नाइट्रेट लिया हुआ है, आयरन का सल्फेट ऐड किया, है ना, और साथ में साइड से किसको गिराया? एसिड को, तभी क्या बनेगी? रिंग। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब बताओ इस किसके लिए किया था ये पूरा कॉम्प्लेक्स? नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट। और क्या बन रहा था? एक कॉम्प्लेक्स। इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे। ये वाला पार्ट हटा रहा हूं मैं, है ना। और ये सब आपके है ना मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है। मैं एग्जैक्टली वही लिख रहा हूँ, आप चाहो तो मॉड्यूल में भी लिख सकते हो। सब लोग पेज नंबर 125 पे आ जाइए। थर्ड, निकेल +2 का टेस्ट। मुझे कैटायन में क्या दे रखा है? सॉल्ट में Na+2। अब मुझे इसका लगाना है कंफर्मेटरी टेस्ट। तो इसका क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं डीएमजी के साथ कि Na+2 जैसे ही डीएमजी के साथ जाएगा अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रोजी रेड। तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स के बनने का नहीं बनने का पता किससे लगता है? कलर से। कि भाई कलर आ गया, कैसा कलर आ गया? चेरी रेड, रोजी रेड। तो हम समझ गए कि निकिल ने डीएमजी के साथ क्या बना डाला है? कॉम्प्लेक्स। इसका डिटेल स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था। बताओ इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? पहली बात, इसमें निकिल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? DsP2 आया था। इसमें अगर DsP2 है तो ज्योमेट्री क्या आएगी? स्क्वायर प्लेनर। और डीएमजी क्या बनाता है? सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब बातें हमें किसके बारे में पता लगी थी? निकिल के डीएमजी कॉम्प्लेक्स के साथ। पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसी पर बेस्ड है पूरा, डीएमजी वाला। कौन सा नंबर है? 20 ही होगा, है ना। ये पूरा इस पर। अब देखो इसका आंसर कर सकते हैं ना अपन। क्या ये टेट्राहेड्रल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है? इसका बस वही स्टेटमेंट उसका गलत। सल्फाइड टेस्ट।
अब मुझे सल्फाइड का टेस्ट लगाना है कि सल्फाइड है भी या नहीं। अब सल्फाइड तो एनायन है ना, अब तक तो कैटायन का टेस्ट लग रहा था, अब किसका लगेगा? एनायनिक टेस्ट। मान लीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं FeS। मैंने किसको ले लिया बेटा? Fe को, है ना। यानी कि सल्फर का कोई सा भी ऐसा सॉल्ट जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? -2। और याद करिए, हमने एक कुछ कॉमन नेम पढ़े थे, जिसमें कॉमन नेम था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। कौन सा था? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। उसके साथ इसको करते हैं ट्रीट। तो ये है Na2 FeCN5NO, यही था। SNP लिख लेते हैं शॉर्ट में, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब देखो क्या बनने वाला है, क्या बनाएंगे हम इसमें? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का कब बनता है? जब सबको मिला दिया जाता है। क्या करते हैं? सबको मिला देते हैं। तो अब जब मिलाएंगे बेटा, इसको मैं वापस S-2 की फॉर्म में लिख लूं, क्योंकि हमें किसका टेस्ट लगाना है? सल्फाइड। तो ये S-। अब इन सबको मिलाएं आप, तो ये अपनी जगह पे रहेगा, इसको यहीं रहने दीजिए, ठीक है। FeCN। अब यहां एक लिगेंड तो ये बनेगा और एक लिगेंड ये। मान लीजिए ये Na2 है, तो अपने पास टोटल बाहर Na कितने हो जाएंगे? 4 हो गए। ठीक है, अपन बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा यहाँ पर हो वैसा यहाँ पर होगा, तो एडिशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने इनको ऐड कर लिया। Na कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। अब देखो, एक तो है NO और दूसरा कौन है? S-2। बताओ इन दोनों से मिलकर NOS बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई ये दोनों भी तो ऐड होंगे, लिगेंड लिगेंड भी तो ऐड होते, तो ये ऐड हो गए। अब मुझे बताओ इस पूरे पे कितना चार्ज आना चाहिए? इस पे कितना चार्ज था? तो पूरे पे माइनस नहीं हो गए क्या? तो ये यहाँ पर रिंग में क्या बन गया? NOS माइनस। अब आसानी से अपन इसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए मेरी बात को? कि हमें इसको कैसे परफॉर्म करना है? हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स में सबको क्या करना होता है? मिक्स करना होता है। मिक्स करके हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्स की तरह दिखाई दे। अगर यहाँ आयरन भी होता ना, तो मुझे सोडियम के साथ में यहाँ पे क्या और लिखना पड़ता? आयरन। तो फिर आपको बहुत अजीब सा लगता। इसलिए मैंने सल्फाइड भी किसका ले लिया? सोडियम का, ताकि सोडियम सोडियम आपस में क्या हो जाए? ऐड। तो जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते तो अपने फर्स्ट डे देख लिया था कि वो भी तो एक तरह के एडिशन सॉल्ट्स हैं, और एडिशन सॉल्ट्स में क्या होगा? सब कुछ ऐड हो जाए। सब कुछ ऐड ही तो किया है अपन ने। लिख लीजिए। इसका कोई कलर आ रहा होगा, देखिए, है ना। इसका भी कुछ कलर, सबके कलर आएंगे, उसी से हमें पता लगेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हाँ, क्या क्या नहीं हो रही? ये तो बताई हुई है पहले ही, ये तो बहुत पहले ही बताया हुआ है। एक लिगेंड है, एक CMA है, मिलकर क्या ही बनेगा? कॉम्प्लेक्स ही तो बनाओगे, और क्या बनाया उसमें अलग से? ये रब कर दूं? अब हम लगाएंगे +2 Fe+2 और Fe+3 का टेस्ट। फिफ्थ, Fe+2 एंड Fe+3 का कंफर्मेटरी टेस्ट कि क्या आने वाला है। अब आयरन है, अगर आयरन मैंने बेटा +2 लिया, तो मैं इसको जिस कॉम्प्लेक्स, अब देखिए यहां पर है ना, मैंने सीधे ये ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फिक्स किया हुआ है। ये हमने दर्जनों कॉम्प्लेक्सेस ट्राई किए होंगे इसके साथ। पहले एक जो भी अवेलेबल होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 10-12 टेस्ट के बाद ये रिजल्ट आया होगा।
ऐसे ही यहाँ भी यही होगा। हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि इसका कंफर्मेटरी टेस्ट तब आएगा जब ब्लू कलर आएगा। अब इसका ब्लू कलर किसके साथ आता है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पोटेशियम फेरी साइनाइड। क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम फेरी साइन। क्यों, क्योंकि +2 को बोलते हैं फेरो और +3 को क्या बोलते हैं, फेरी। तो इसका नाम क्या बन गया, पोटेशियम फेरी साइनाइड। ठीक है। अब इसके साथ भी तो कोई होगा, जैसे FeCl2 है, तो FeCl2 और KCl, तो Cl और K मिलकर क्या होंगे, बाहर निकल गए। अब मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स बना उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, ये हट जाएगा ना, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, माइनस। ये पहले भी बनाया था, मैं फिर बना दे रहा हूं। यहां पर है +2, इसको हटा दिया जाए तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या बनाओगे, Fe3 FeCN6 बाहर आ गया 2। तो यही तो बनाना है यहाँ पे, Fe3 FeCN6 2। तो इसका चार्ज यहां ट्रांसफर किया और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज यहां पे ट्रांसफर किया। अब बताओ इस वाले आयरन के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ही तो है, ये वाली इसी की तो है, और इसके ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया है इस मेथड से, तो इससे कितनी आएगी, +3। अब बताओ इसका क्या नाम बन गया, फेरो फेरी साइन। और इसका एक और नाम रखा था, टर्न बुल ब्लू, है ना, टर्न बुल। तो जैसे ही कलर आया हम समझ गए कि क्या बन गया होगा, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स बनते से ही हमारे पास ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया कि ये जो आयरन है ये किस स्टेट में है, +2। ऐसे ही किसके लिए भी टेस्ट लगाएंगे, +3 के लिए। तो इस बार यहाँ किसको ले लेंगे, +3 को। तो यहाँ क्या आएगा बताओ, +2 वाला। तो यहाँ +2 आने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, K4। जैसे ही K4 रखेंगे ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, प्लस। अच्छा, अब ये हमने एक्सिस में लिया हुआ है, ये हमने किस में लिया हुआ है, एक्सिस में। तो जब मैंने इसको एक्सिस में लिया हुआ है तो ये आगे परफॉर्म करेगा K3FeCN6। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपका ना, मुझे मतलब ऐसा होता ही है कि हमें कुछ चीजें नई देखने को मिल रही हैं, कुछ चीजें बिल्कुल ही ऐसी हो गई कि मोनोटोनस सी लग रही हैं, मतलब बोरिंग सा हो रहा है मैटर। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो देखकर ऑब्जर्व करके आंसर तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आप दूसरों से एक कदम आगे निकल के एक दो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे। कोई ऐसे देखेगा तो शायद छोड़ ही दे, है ना, पर हम अगर एक बार भी देख लेंगे तो शायद हम वहां पर एक स्टेप आगे जाके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। अब आप बताओ, ये और ये ऐड होंगे कि नहीं होंगे, अगर ये दोनों ऐड होंगे तो अंदर तो यही रहेगा, इसको तो एज इट इज रख लेते हैं FeCN6। अब बाहर देखो, ये कितनी बार है कॉम्प्लेक्स, और एक ये आ गया, तो टोटल कितने हो गए, ठीक है। ये कितनी बार है, तो सीधे ऐसे लिख देना 3KF है, तो हम आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। पहले क्या किया था, किसका टेस्ट लगाया, +2 का। अगर ये +2 है तो इसको +2 लेके क्या क्या करूंगा, इसलिए इसको क्या लिया मैंने, +3। +3 लेने के लिए आप चाहो तो इसको हटा दो, सीधे ही क्या ले लो, ये बन गया, इससे ये बन गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे, ये लो हटा ही दो ना, ठीक है, बन गया ये प्रोडक्ट आ गया आपका। इसका नाम क्या है, अब इसके साथ इसको क्या करना है, मुझे ऐड करना है, तो ये लीजिए ऐड हो गई। तो इस तरह से भी हम इसको पढ़ सकते थे, ठीक। अब बताइए, अगर मैं इसी में +3 का टेस्ट लगाऊं तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा रिएक्शन, ये हटा दूं ना, बस क्या चेंज करना है मुझे, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज, Fe +3
क्योंकि अब मैं किसका टेस्ट लगा रहा हूं, +3। तो कॉम्प्लेक्स पे क्या होना चाहिए, FeCN6 -4। तो देखो इसके ऊपर अगर +3 आ रहा था तो इसके ऊपर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, Fe2FeCN6 3। किससे ट्रीट कर दूं, इसी से ट्रीट करना है क्योंकि यही तो एक्सिस में है मेरे पास। तो ये क्या था, चार्ज कब आया 4, जब यहां होगा K4FeCN6। इन दोनों को आपस में क्या ही करना है, ऐड करना है बस। इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड कर। तो यहाँ पर अगर मेरे पास क्या आ रहा है, तो ये 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे यूं क्या, तो ये 4 आया। बताओ फर्स्ट में क्या गया, 4KFE। ये कितना है 1, ये 3, 4 हो गया, FeCN6। तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, है ना। और यहां पर 3 लगाने की जरूरत क्या है जब 3 आगे लगा हुआ है, सारा ऐसे की एज इट इज हो गया सारा। समझ गए मेरी बात। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है। आओ जल्दी से बिगनर्स बॉक्स 6 का क्वेश्चन नंबर 1 करो। आप ऑब्जर्व करोगे ना तब समझ में आएगा इसको कि मेरे को मिला जुला के कुछ बनाना है बस। बिगनर्स बॉक्स 6 का क्वेश्चन नंबर 1 128 पर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या क्या दिया हुआ है, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। K4 है तो सबसे पहले सेंटर एटम के ऊपर क्या कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है +2। और Fe किस में आ रहा है, +3 में। Fe+3 ये वाली तो है, यही तो है। इसको FeCl3 लिख दिया और ये तो दिया हुआ ही था आपको K4 की फॉर्म में। यही रिएक्शन है, क्या बनेगा अल्टीमेटली। अच्छा आप देखो पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये मिला जुला होगा, बाकी तो है ही नहीं ना कोई ऐसा। तो आसानी से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। इस वाले को क्या नाम देंगे, ये तो पढ़ा था ना अपन ने, ये वाला ही है। एक तो जनरल नेम बोलो, फेरी फेरो साइनाइड। किस वजह से आया ये नाम, +3 +2। +3 वाले को फेरी, +2 वाले को फेर। और दूसरा नाम क्या था, प्रूशियन ब्लू। अब ये नाम ऐसे क्यों है ये तो नहीं पता, बट शायद किसी ओरिजिन के बेसिस पे या जिसको जैसा कलर उस समय समझ में आया होगा वो बना दिया होगा, है ना? नाम से भी समझ जाना, फेरी फेरो, फेरो फेरी, है ना। वैसे क्वेश्चन आए हुए नहीं है इसमें से ना, पर ठीक है कुछ ना कुछ आ जाए तो हम उस कंडीशन में हो कि एक बार अटेम्प्ट तो करेंगे। इसी कॉम्प्लेक्स का यूज करने जा रहा हूं मैं आगे, है ना। इसी कॉम्प्लेक्स का यूज करके एक और टेस्ट लगा रहे हैं।
खत्म तो मत पढ़ो, छोड़ दो, यहीं पर ही बात खत्म हो जाएगी। भाई ये पढ़ना जरूरी नहीं था अपने लिए, पर यूं था कि एक बार अपन देख लेते हैं तो शायद हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर नहीं देखते ना तो आप बिल्कुल भी नहीं अटेम्प्ट करते। पर एटलीस्ट आप कुछ तो सोचोगे कि आज चलिए एक बार देखते तो हैं, शायद हो ही जाए क्वेश्चन। और मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी एडिशन वेडिशन बनाने हैं अपने को। बस क्या चेंज मत कर देना, ऑक्सीडेशन स्टेट। सारा खेल किसका है, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पे बाहर +2 थी ना, अभी भी +2 ही है। यहाँ पे +3 थी, अभी भी +3 है। इवन अंदर तक भी क्या चल रही है, +3। यहाँ पे क्या था, +3, अभी भी देखो बाहर +3। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो कोई चेंज किया ही नहीं। केवल किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करते हैं, कॉपर की में। वो भी कब आया था चेंज, जब वो साइनाइड और आयोडाइड आ गया था, नहीं तो वो भी +2 में चलता रहता। ये वाला पार्ट हटा रहा हूं मैं। तो आ जाइए, कॉपर का टेस्ट में यहां लिखता हूं, इक्वेशन नंबर 6, Cu+2 का टेस्ट है ये। अब देखिएगा बेटा, इसी कॉम्प्लेक्स का यूज कर रहे हैं। कॉपर है +2 में, और इसको किससे ट्रीट कर दिया, K4FeCN6, या इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, फेरी, मतलब सॉरी, फेरो फेरोसाइनाइड है ना। अब तो एक ही आयरन है, क्या बोलेंगे, फेरोसाइन। अब बताओ मुझे कि यहाँ पर कॉपर के साथ कोई एनायन तो होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर अपन लेते हैं क्लोरीन, तो ये क्लोरीन और पोटेशियम बाहर निकल जाएंगे। तो अब कॉपर किसकी जगह लेगा, पोटेशियम। इसकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि आपको याद है ये बहुत ही स्टेबल होता है। तो इसमें से ये बाहर आने वाला नहीं है, केवल ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। बताओ बाहर पोटेशियम ने और इसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बनाई है, तो भाई मेंटेन रहनी चाहिए। और कॉपर किस में आ रहा है, तो कॉपर अगर 2 बार आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये मत कहना कि सर कॉपर के साथ अगर ये है तो +2 कैसे है। ये कॉपर के साथ नहीं है, ये आयरन के साथ। ये तो बाहर है ना, इसका और इसका रिलेशन क्या है, ये अलग है, और ये कॉम्प्लेक्स के साथ इसका रिलेशन है। किसके साथ रिलेशन नहीं है, लिगेंड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे केस में यहां पर ये कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार। क्यों 2 बार रिपीट किया है, क्योंकि टोटल चार्ज कितना था, 4। तो 4 तो तभी आ सकता है जब ये यहाँ पर अगर +2 लेकर आए, तो इसको कितनी बार आना पड़ेगा, 2 बार। तभी हमारे पास यहाँ कितना चार्ज रहेगा। कैसा कलर आएगा, चॉकलेट ब्राउन। कलर लिख लेना, कैसा कलर आएगा, चॉकलेट ब्राउन। चलो लास्ट 2 और लिख के इसको एंड करते हैं। कलर कलर वाले लिख लेते हैं। अब वो रब कर दो ना उधर से। Fe+3 का एक और टेस्ट हमें दिया हुआ है पेज नंबर 126 पे सबसे ऊपर। कैसा कलर आ रहा है, ब्लड रेड। तो FeCl3 है, और साथ में ये पोटेशियम का थायोसाइनेट है। अब बताओ क्या क्या हो सकता है, सर डिस्प्लेस कर दो और क्या होगा, K3, तो 3KCl बाहर हो गया। इन दोनों ने मिलकर अपना एक प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स या प्रोडक्ट बना लिया बस। इसका कलर कैसा है, ब्लड रेड। तो आयरन +3 में हमेशा ब्लू कलर दे कोई जरूरी नहीं है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, लिगेंड के। पहले जब साइनाइड था तो कैसा कलर रहा था, ब्लू। अब आई ये थायोसाइनेट आ गया तो कैसा कलर हो गया, ब्लड रेड। NH3 एक लिगेंड है कि नहीं है, NH3 एक लिगेंड है। अगर NH3 को कोई D ब्लॉक का कौन मिल जाए, मेटल, तो उसके साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स। यानी कि NH3 की कैसी नेचर है, कॉम्प्लेक्सिंग।
तो आपको यहाँ पर ऐसा मिल सकता है जैसे कॉपर है और कॉपर के साथ किसको ट्रीट करा दिया, अमोनिया को, तो ये मिलकर क्या बनाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है। पहले एक कैमरे आते थे जिनमें फिल्म लगती थी AGVR की, उससे हम फोटो क्लिक करते थे और फिर जब वापस लौट कर आते थे घर तो हम वो किसको दे देते थे, फोटोग्राफर को। फोटोग्राफर उस नेगेटिव का क्या बनाता था, पॉजिटिव। तो वो क्या करता था, डार्क रूम में सोडियम थायोसल्फेट में उसको फिल्म को डिप करता था। तो ये जो एजी होता है ये फोटो सेंसिटिव होता है। वो क्या करेगा, इसके साथ क्या डेवलप करेगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स। और इस वजह से हमें क्या मिल जाता था, पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक फोटोग्राफी। दिस इज नोन एज ब्लैक फोटोग्राफी। तो ये इसमें कौन सी नेचर आ रही है, कॉम्प्लेक्सिंग। एक जगह किसकी कॉम्प्लेक्सिंग नेचर की बात कर रहे हैं हम, अमोनिया के, और दूसरी जगह किसके कॉम्प्लेक्सिंग नेचर की बात कर रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट। एजी के ऊपर कितना ही चार्ज रह सकता है, +1। तो AgBr में +1 है, वही हमने इधर मेंटेन किया हुआ है। हमारी, हाँ, यहां पर देखो आयरन कितना है बेटा, 4, ये भी 4, तो 4 लगा दी। अब ये पूरा भी तो 4 होना चाहिए, 3, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बिकम 4, तो टोटल आगे क्या लगा दी, ये 4 हो गया। हमारी बॉडी में कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, प्लांट्स में, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे लाइफ में भी कॉम्प्लेक्सेस का, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का रोल है। EDTA पेज नंबर 126 पे आ जाइए सब लोग। अब कुछ चीजें है ना बुक में मार्क कर लेते हैं ना। हाँ, नहीं, चार्ज तो +1 आ रहा है ना बेटा, भाई AG के ऊपर यहाँ कितना चार्ज है, +1, तो वो तो चेंज कर नहीं सकते हम, इसलिए हमने +1 मेंटेन रखने के लिए इस तरह से बनाया। वो तो उसने बैलेंस करके लिखा होगा। अब बैलेंसिंग तो अपने को तो बस ये ध्यान रखना है, देखो बैलेंसिंग हमने कहीं की भी नहीं जानबूझ के, हमारा काम है सिर्फ क्या बन जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाए। कॉम्प्लेक्स किसका है, वो AG का। तो सेंट्रल एटम कौन है, AG। और उस पूरे में देखो आप, लिगेंड होने की कैपेसिटी किसके पास है, इवन इवन ये सोडियम है ना बेटा, ये तो ब्रोमीन के साथ निकाला भी जा सकता था, NaBr, तो मैं उस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या रख देता, कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस कर देता। अब उसमें देखो आप ध्यान से बेटा, जो आप मॉड्यूल में देख रहे हो ना, उसमें एक मिस्टेक है, सोडियम भी दिया हुआ है आगे और नेगेटिव चार्ज भी दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दोनों में से एक ही चीज होती है, या तो कैटायन होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, इसने दोनों ही दे दिए गलती से। आइए अब यहां आ जाइए सीधे, क्या बोलते हैं अपने पास के पॉइंट पे, कुछ पॉइंट्स बुक से देखें। साइनो कॉम्प्लेक्स किस में यूज होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, सिल्वर या गोल्ड की। जैसे कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं ना, ज्वेलरी वगैरह, आपने देखा उसपे प्लेटिंग करके देते हैं, 1 ग्राम सोने का, 2 ग्राम सोने का, तो वो उसके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, ऊपर ही ऊपर गोल्ड की या चांदी की प्लेट चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट वो क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड्स बनाकर उसमें जिसके ऊपर भी प्लेटिंग करनी होती है उसका एक कैथोड बना लेते हैं, वो निकल निकल के किस पे जमा होता रहता है, उस पे। नेक्स्ट विल्किंसन कैटलिस्ट, फॉर्मूला याद कर लो, उसको सर्कल कर लो। सेंट्रल एटम कौन है, रेनियम। सेंट्रल एटम कौन है, रेनियम। PPH3 क्या होता है, फॉस्फिन होता है PH3। PH3 में से H, तीनों H हटा दिए, उसकी जगह कौन सी रिंग आ गई, C6H5, फिनाइल रिंग डाल दिए, तो बन गया PPH
3। नेक्स्ट EDTA किस में काम आएगा? एस्टिमेशन ऑफ हार्ड वाटर, क्योंकि वो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की जो इम्प्योरिटी होती है उनके साथ क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स। उसी से हमें पता लग जाएगा कि उसमें कितनी हार्डनेस है। नेक्स्ट कैल्शियम का EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या करेगा? वो पीवी की पॉइजनिंग को रिमूव कर देगा। बाकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमें दे रखा। चलिए लास्ट आ जाते हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं उन्हें एंड करते हैं। क्या हटा दूं? वो वाला पार्ट हटा दूं। देखिए ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है ना, पर पीछे दो क्वेश्चन है 31 और 32, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हम इसे कर लेते हैं। है भी छोटे से टॉपिक। जेटी जॉन टेलर। अब आप देखिएगा खुद ही कि कब ऑब्जर्व होता है। तो जेटी और एक नीचे दे रखा है ट्रांस इफेक्ट, इन दोनों के अलग अलग यूजेस हैं। जेटी इज यूज फॉर ऑक्टाहेड्रल्स और ट्रांस इफेक्ट इज यूज फॉर स्क्वायर प्लेनर। क्या है? डिस्टॉर्शन इन octahedral complexes। डिस्टॉर्शन इन octahedral complexes। जब octahedral complexes में क्या आ जाए बेटा? कोई डिस्टॉर्शन, तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? जॉन टेलर। व्हेन इजी सेट अनसिमेट्रिकली फिल्ड। मेनली देखिएगा, आप अपने आप ही समझ जाओगे इजी सेट में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। dx² y²। अब देखिए अगर मेरे पास D4 है, क्या कॉम्बिनेशन है? D4 और वीक फील्ड लिगेंड है, तो बताइए इजी सेट अनसिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा? इजी में और T2Z में इलेक्ट्रॉन भरिए आप, 1 2 3, हो गया अनसिमेट्रिकल। यानी कि इसमें कौन सा इफेक्ट आ गया? जेटी इफेक्ट। D7 हो और मेरे पास कैसा लिगेंड हो, कोई सा भी हो सकता है ना, पर स्पेशली मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? SFL की। अब देखें 7 भरना है, पहले 6 कहां जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, वापस से क्या हो गया बेटा? अनसिमेट्रिक। और एक केस हो D9 का, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, एक ही तरह से भरोगे आप। डी, ये T2Z और EZ में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, तो हमको याद है कि हमें यहाँ पर D9 फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो जब जब ऐसा होगा कौन सा इफेक्ट आएगा? जॉन टे। अच्छा किस केस में ये इफेक्ट आ ही नहीं सकता? D8। क्या D8 में कभी भी जॉन टेलर इफेक्ट होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उसमें 6 नीचे होते हैं और 2 ऊपर, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, ऐसे केस में कभी भी जॉन टेलर नहीं होंगे। तो D8 वेदर SFL और WFL, नो JT इफेक्ट। अब होता क्या है, एक मिनट लास्ट और मैं बंद बना दूं। जब आपको कहते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो सारी बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली सेम होती है। हमने बॉन्ड लेंथ डिफरेंस सिर्फ कहां कहां पे पढ़ा था? sp3d sp3d3 से दो ही जगह तो पढ़ा है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स चल रहा है? sp3d2। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी तो ये जो एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ है
ये लंबे हो जाते हैं तो कौन से छोटे हो जाते हैं, इक्विड। तो आगे ना डिस्टॉर्शन, या फिर उल्टा हो सकता है, ये छोटे हो जाएं और इक्विटोरियल्स लॉन्ग हो जाएं। इसी को ही क्या बोला जाता है, डिस्टॉर्शन, क्योंकि इसमें और कोई डिस्टॉर्शन पॉसिबल नहीं। तो इसमें बताओ कौन से लंबे हो गए। बात भी किसकी चल रही है, एक्सियल की चल रही है, इजी। तो इसको बोलते हैं इलोंगेशन, क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, लॉन्ग, इसलिए इसका क्या नाम बोलेंगे, इलोंगेशन। और इसको बोलेंगे कंप्रेशन, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, शॉर्ट। तो बस ये सब है जेटी। ठीक है, देखो पेज नंबर 140 पे इसका क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लोगे। 32, किस में नजर नहीं आएगा जेटी, क्यों नहीं आएंगे, समझ गए, सिमेट्रिकली फिल्ड। हाँ, तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5। बस असिमेट्रिकल दो ही बार हो सकता है, या तो दोनों में से किसी एक में इलेक्ट्रॉन हो, या फिर दोनों में से किसी एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। और तो कोई केस हो ही नहीं सकता ना सिमेट्रिकल का। हाँ, किसमें बेटा, वीक फील्ड होगा ना, तो आप कैसे फील करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। हाँ बेटे, अब भर के असिमेट्रिकल करके बता दो बेटा, हो जाए तो हम सबको बता देना। ट्रांस, अब ट्रांस में एक प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास वापस से सीरीज आ जाएगी, है ना, एक नई से सीरीज आ जाएगी, पर ठीक है, अपने बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हम एक छोटा सा जो है उसमें चेंज करके स्पेक्ट्रो में ही क्या बना लेंगे, ट्रांस बना लेंगे। ट्रांस किस में यूज होगा, स्क्वायर प्लेनर। ये किससे डील कर रहा था, ऑक्टा से, और हमें मालूम है दूसरी ज्योमेट्री क्या बची, स्क्वायर प्लेनर। तो अप्लाइड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और स्पेशली प्लेटिनम के, किसके लिए डील करते हैं, प्लेटिनम। जैसे देखिए यहां पर ट्रांस का मतलब नहीं समझ में आया अपने को, 180, ट्रांस का मतलब 180। तो क्या होगा, जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वो आने वाले नए लिगेंड को अपने सामने बैठा लेगा। समझ गए मेरी बात। मान लीजिए हमारे पास दो अलग तरह के लिगेंड हो गए, तो एक लिगेंड की ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो वो आने वाले नए को कहां बिठाएगा, इसी को कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, ट्रांस। और वो ऐसा किस में पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेट्राहेड्रल में ना सिस होते हैं ना ट्रांस, तो किस में पॉसिबल होगा, स्क्वायर। अब जैसे यहां देखिए, क्लोरीन, क्लोरीन, ये आया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर बन गया। ठीक, क्योंकि हमें मालूम है पीटी किस डी से आता है, 5D। 5D के लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्गली, यानी कि स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें एक हम किससे रिप्लेस करते हैं, NO2 से, और एक को किससे रिप्लेस कर देते हैं, NH। क्या दोनों दोनों ही क्लोरीन से तो स्ट्रॉन्ग ही है, क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे। चलो देखते हैं, पीटी यहां पे आ गया NO3, और यहां पर चल क्या रहा है,
क्लोरीन, NO2 ही रहेगा, है ना, NO3 तो होते ही नहीं है। Cl Cl, यहां पे भी ऐसा होगा, Pt NH3 Cl Cl Cl। अब नेक्स्ट, इसका और इसका ट्रांस इफेक्ट मुझे क्या करना है, कंपेयर। तो इसको मैं किससे ट्रीट कराऊंगा, NH3 से, और इसको मैं किससे ट्रीट कराऊंगा, NO। अब बताओ यहां इन दोनों में से किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, लिस्ट देखो ना, पेज नंबर 127 पे NO2 का ज्यादा होगा। किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, NO। तो NO2 इस अमोनिया को बताओ कहां सब्स्टिट्यूट कराएगा, अपने ट्रांस पे। क्यों, क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। अब NH3 का ट्रांस इफेक्ट इससे कम है कि ज्यादा है, इसीलिए NH3 इसको कहां नहीं ला सकता, अपने ट्रांस पे नहीं ला। इसी को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, ट्रांस। तो अगर मैं नया कॉम्प्लेक्स बनाऊं बेटा यहाँ पे, तो पीटी में NO2 के सामने कौन आ जाएगा, NH3, क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज्यादा। बाकी तो सब एज इट इज ही। और यहां पर ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताइए, क्योंकि यहां पर NH3 डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा, NO। और ये हमारे को एक सीरीज सी दी हुई है। अब उस सीरीज में क्या करना, थोड़ा सा चेंज कर लेना। सबसे आगे देखो वापस से कौन है, कार्बन डोनर, है ना। और यहाँ थोड़ा लास्ट में फिर इसके बाद कौन है, नाइट्रोजन डोनर्स। बस लास्ट में पहले आ गए हेलोजन और लास्ट में चला गया ऑक्सीजन। उतना सही चेंज हुआ है। इससे कौन सी सीरीज तैयार हो गई, ट्रांस सीरीज। आई बात समझ में। देखो पेज नंबर 140 पे क्वेश्चन नंबर 31। आपसे क्या ही पूछ लिया है, सीरीज ही पूछ लिया है। अब मेरे को तो सीरीज याद ही नहीं है सर, पर उसमें ध्यान से देखो, कार्बन डोनर्स को सबसे आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक ही ऑप्शन होगा। फोर्थ ही है जिसमें दोनों कार्बन डोनर्स आगे, बस उसी से हमारा आंसर हो जाए। अब लिखिए इसको, लिख लिए। लास्ट के अपने पास 5 मिनट बचे हैं। हम इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। मोस्टली आप लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो वर्नर के लिए आ रही है। बताइए इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले क्या पढ़ा, IUPAC। इस चैप्टर में टॉपिक्स बहुत कम थे बेटा। पहला केस क्या था, IUPAC। दूसरा केस क्या था, थ्योरी। तीसरा केस क्या था, आइसोमेरिज्म। और चौथा ये एप्लीकेशन। बस यही तो 4 केसेस थे। IUPAC का रूल क्लियर है अपने को, सबसे पहले किसका नेम लिखेंगे, कैटायन का, फिर लिगेंड, फिर CMA उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में ब्रिज वाले हमारे नहीं आते, इसलिए उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं। और वो भी नहीं आते जिसमें दो दो स्फीयर हो, वो भी नहीं आए, ठीक है। पर बाकी जनरल तो हम सबको आने ही चाहिए। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन डिसाइड करेगा, लिगेंड। इसलिए हमें लिगेंड्स के नेम और उनका चार्ज याद होना ही चाहिए,
है ना। पॉजिटिव में एक ही है बेटा, कौन है, NO, बाकी सब इधर न्यूट्रल और NI। ठीक है, डन विद दिस। अब आइए, आपके पास एक आए थे नॉन क्लासिकल, है ना। नॉन क्लासिकल में हमने क्या की थी, बैक बॉन्डिंग। तो आप यहां पे फिर समझिए, ये मेटल है और ये कार्बन वाले ही बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। कार्बन में कौन कौन से ऑप्शन है, CO और CN। अब बेटा देखो यहां ध्यान से, कार्बन कितने ही बॉन्ड बना सकता है, चार, चार बनाए हुए। तो अगर इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो ये ऐसे ही रहेगा। किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसकी, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। और दूसरा केस है कि अगर बैक बॉन्डिंग हो गई तो इसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसने यहां एक नया बॉन्ड बना लिया। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग हो गई, इसको सिनर्जिक भी बोलते हैं। अब आपको याद है, यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज। बस यही बात थी। अब हमें बस डिसाइड करना था कि किस केस में बैक बॉन्डिंग होगी, किस केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो उसके सिर्फ दो ही केस थे, अगर मेटल न्यूट्रल हो या नेगेटिव हो तभी बैक बॉन्डिंग होगी। और ये कब नहीं होगी, जब मेटल, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आए, सिर्फ यही चेक करना है कि वेदर पॉजिटिव चार्ज गिवन और नॉट गिवन। आप सब लोग पेज नंबर 130 140 पर देखो, ऐसे क्वेश्चन आए स्ट्रेंथ को लेकर, देना ये 30 क्वेश्चन नंबर देखो आप, 30, आपको एक आइडिया लग जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या पूछा है, लॉन्ग पूछा है कि शॉर्ट, लॉन्ग। कौन सी वाली लॉन्ग होगी, यही तो होगी, क्योंकि ये तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो अब मुझे ये देखना है कि बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं। अरे तो भाई बैक बॉन्डिंग तभी तो होगी जब नेगेटिव या न्यूट्रल होगा। अब नेगेटिव में भी जो और नेगेटिव हो गया, बस उसी में आ गई। तो नेगेटिव में नेगेटिव एक ही होगा। तो भाई ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब है कि CMA के पास क्या अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो उनको क्या करता है, बैक बॉन्डिंग में यूज कर। अब आ जाइए नेक्स्ट, वर्नर। वर्नर के लिए मैंने आपको पहला मेथड बताया था कि जब भी कोई आपसे पूछेगा कितने आयन बने, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, ऑक्सीडेशन। उससे क्या फिक्स करो, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर में पहले किसको रखो, प्रायोरिटी वाइज न्यूट्रल, और फिर बच जाएं तो एनायंस। ठीक है। अब अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट सही से निकाल लोगे तब तो क्वेश्चन फटाफट होगा। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि बताओ इसमें कितने आयन बनेंगे, PtCl4 4H2O, ये है मेरे पास। तो अब आप सबसे पहले इस पे डिसाइड करो ना ऑक्सीडेशन स्टेट। सर 4 है, 4 के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, तो भाई अपने को 6 में 4 तो क्या ही लेने पड़ेंगे, वाटर, बचे हुए 2 क्लोरीन। तो बाहर कितने क्लोरीन हो गए, 2। तो बताओ कितने आयन बने, 3 बने ना, 2 इसने बनाया और एक पूरा ये बनेगा। भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स में 2 ही तो पार्ट होंगे, कैटायन और एनायन। कितने एनायन है, 2, कितने कैटायन है, 1, हो गए 3। इसी तरह से डिसाइड होता रहेगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था EAN। EAN में क्या करनी थी, कैलकुलेशन, जिसका हर एक ही पर्पस होता है, क्या अचीव करना, 36। क्या अचीव करना, 30। जिसको मिल गया 36 उसने फॉलो कर लिया, जिसने नहीं मिला उसने नहीं। अब कहां दिक्कत आती है कि सर मुझे बाइडेंटेट के बारे में पता ही नहीं। जरा देखिए इसको, CO EN होल 2 Cl2। अब जरा देख के बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चल रहा है, 6 है भाई। क्यों है 6, क्योंकि ये एक बाइड है। तो आपको अगर ये देखना नहीं आया तो आपका EAN गलत ही आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम किस पे आ गए थे, VVT। VVT में सिर्फ एक ही बात थी, या तो बनेगा IOC या बनेगा OC।
आईओसी कब बनता है? जब डी से कुछ स्टार्ट होता है, और ओसी जब एस से कुछ स्टार्ट। फिर हमने क्या थ्योरी पढ़ी? सीएफटी। सीएफटी में टर्म आई थी सीएफएसई, है ना? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन भी बोल सकते हो, है ना? जब आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, और जब ब्रेकिंग की बात करोगे, गैप की बात करोगे, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ क्या बनने? कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं। तो आपको बताया था वीबीटी सब में यूज होती है, किसको छोड़कर? 6 को छोड़कर, बाकी सब जगह 6। और लास्ट में आइसोमेरिज्म था। आइसोमेरिज्म में कौन से आइसोमेरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है? आयोनाइजेशन और लिंकेज। आयोनाइजेशन और लिंकेज। आप अगर क्वेश्चन ढूंढोगे ना एक्सरसाइज 2 में, तो इन दोनों के अलावा कोई नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आई थी स्टीरियो। स्टीरियो में हमने बहुत सारे केसेस बना के सॉल्व किया था, उसमें हर बार 5वें नंबर का केस इंपॉर्टेंट ही था। और बाइडेंटेड के केस में तो केस ही कितने बनाए थे? 5, वो पांचों इंपॉर्टेंट है। तो बस वही है अपना आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट टर्न पे क्या पढ़कर आएंगे आप? पी ब्लॉक में स्पेशली क्या पढ़कर आओगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर आपको याद है सिर्फ 3 जगह लगता है, थैलियम, प्लम्बम और बिस्मथ। इसी में क्या लगता है? आईपीई। इसकी स्टेबल +1 +2 1 2 3 चलेगा बस। और बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या होता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे देखते हैं पता है ना? एक के पास होना चाहिए लॉन पेयर और दूसरे के पास होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बस बैक बॉन्डिंग का मतलब है कि दोनों के बीच में पहले से क्या बना होना चाहिए? बॉन्ड। अब देखो ये बॉन्ड है, तभी तो बैक बॉन्डिंग होगी भाई। अब अगर ये ऐसे ही पहली बार में ही बॉन्ड बना ले, तो ये बैक बॉन्डिंग थोड़ा है, ये तो कोऑर्डिनेट है। बैक बॉन्डिंग तो तब होगी ना जब पहले से जुड़े हुए हों और फिर नया बॉन्ड बना लिया आपस में, तो उसको क्या बोलेंगे? बैक। बस इसी आइडिया के साथ हम जो है मंडे को क्या करेंगे? पी ब्लॉक की स्टार्टिंग। और अब हम पूरा एक लेक्चर हो गए वापस से पीछे। ठीक।